Welcome to lecture number 5, a single phase half-wave uncontrolled rectifier. What is the name of lecture? First, rectifier. Rectifier is an AC to DC converter that converts the AC signal into unidirectional signal. Depending upon the application of switch type, which we have already studied, diodes, rectifiers, silicon, SCRs, IGBTs, MOSFET, BJTs, data switches now, power electronic switches. Rectifiers can be classified as controlled rectifiers or uncontrolled rectifiers. When there is no control in the switch to turn it on or off, then we call it uncontrolled rectifier, and the example is uh, rectifier or switch rectifier with switch diode. That will be an uncontrolled rectifier, and with SCRs or controlled rectifier. Depending upon the type of the input supply, diode rectifier can be a single phase or a three phase. Single phase rectifiers can be either a half wave or a full wave. Half wave or full wave. Half wave means you get half of the full wave, while in full wave there is a load current in the there is a load current flowing through the complete cycle. Single phase rectifier is the simplest type, good for learning, but its practical application are rare in life industry, in industry. And for the sake of simplicity, the diodes are considered to be ideal. Ideal means that we have power bias conduction and reverse bias blocking. In power bias, the power voltage drop is negligible, nearly equal to zero, and the reverse recovery time is minimum, negligible. So the diode will be considered an ideal means when there is a positive voltage at the anode with respect to cathode, diode will conduct, and vice versa. When a cathode is higher potential with respect to anode, diode will act like an open switch. जो बेसिक सर्किट इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसमें हमने सिंगल स्विच डायोड जो है यूज़ किया हुआ है। तो आपके पास जो है वो इनपुट सोर्स जो है वो वी एस साइन ओमेगा टी है, जो इनपुट साइड पे आपके जो सप्लाई है आपकी, इसमें वी मैक्सिमम जो है वो आपके पास इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है, वी एम जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज है, और इसका पीरियड जो है वो टी है। और अब आपने सीख लिया कि डायोड जो है वो सिर्फ यूनी डायरेक्शन कंडक्शन करता है, इसमें सिर्फ वन डायरेक्शन कंडक्शन होती है, कभी भी जो है वो अपोजिट स्टेट डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करता, तो इट विल बी ए यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। अब होता क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, तो अब ये आपका रेक्टिफायर सर्किट जो है कैसे एक्ट करेगा। तो जब आप डायोड का पॉजिटिव पावर सप्लाई का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये टर्मिनल नेगेटिव होता है, तो ये डायोड को पावर बायस कर देता है, मीन्स इट कंडक्ट। ठीक है, तो आपका जो डायोड जो है वो कंडक्शन स्टार्ट करता है जब तक ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है। तो आपका, अगर मैं इसको ट्रांसफार्मर को रिमूव करके एक सिंपल सा सर्किट बना दूँ, तो आपके पास ये सर्किट होगा। ये आपका स्विच लगा हुआ था, ओके, ये आपके पास रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे आपके पास जो है ये शॉर्ट सर्किट है, स्विच जो है वो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट है, डायोड के पावर बायस में जीरो रेजिस्टेंस होती है। अब आपके पास करंट पाथ जो है वो ये बनेगा, ये करंट पाथ रेजिस्टेंस में से भी करंट फ्लो करेगा, सप्लाई करंट प्रोवाइड करेगी और रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा। इट मीन कि यहाँ पे वोल्टेज भी अपीयर होगी और इसमें करंट भी होगा। तो अगर आप वेव फॉर्म्स को आप देखें, डायोड जब ऑन होगा तो वेव फॉर्म्स में क्या आएगा आपके पास,
डायोड जब ऑन होगा तो जो इनपुट का साइकिल होगा वैसे ही ये फॉलो करेगा, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव लोड है अभी, तो ये वैसे ही आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो फॉलो करेगी इनपुट पे वोल्टेज को, और करंट की शेप भी वही होगी। जब स्विच ऑन होगा तो सप्लाई, एसी सप्लाई का अल्टरनेटिंग करंट क्रॉस करेगा सप्लाई का अल्टरनेटिंग करंट, और लोड का जो है वो करंट जो है वो सेम होंगे सीरीज में दोनों। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सप्लाई करंट है वी एम डिवाइडेड बाई आर, अगर आप इसमें ओम्स लॉ लगाएं यहाँ पे, तो आपके पास मैक्सिमम जो करंट आएगा वो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, वी एस डिवाइडेड बाई आर। ये करंट होगा, एक ही करंट है पूरे सर्किट में और इसकी ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब आपके पास जो करंट है वो उसी को फॉलो करेगा जब तक कि आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जीरो पे चला जाएगा, वोल्टेज भी जीरो पे है, और सप्लाई करंट, ये तीनों करंट्स बराबर हैं। ये देखिए आई है, ये सेम इस टाइम पे फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ, यहाँ ये सप्लाई करंट, डायोड करंट और लोड करंट तीनों सेम है, तो हमने इसको एक ही आई या आई एस के बेसिस से प्रेजेंट कर दिया। क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस में इसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है, तो स्विच पे फॉरवर्ड जब क्लोज होता है स्विच, तो इसके इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है इसके क्रॉस जो है वो जीरो होता है। ये इसको रिप्रेजेंट किया है। इसके साथ ही में पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो खत्म हो जाएगा। जब आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, वो आपके पास ये नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। आपके पास डायोड जो है वो एनोड पे लोअर पोटेंशियल है और कैथोड पे हायर पोटेंशियल, दैट मीन्स डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा और ये ओपन स्विच एक्ट करेगा। तो अगर मैं सिंपल बनाऊं कि ये सप्लाई है, मैंने पूरे ट्रांसफार्मर को एक किस्म का रिप्लेस कर दी जैसे एसी सोर्स से, ये आपके पास स्विच था, ये ठीक है, ये आपके पास एसी सोर्स है, वी एस स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये अल्टरनेटिंग है। ये आपके पास लोड रेजिस्टेंस है आर। अब क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस है डायोड, तो ये ओपन सर्किट ही रहेगा। ठीक है, तो जब ये ओपन सर्किट रहेगा तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट की वैल्यू जीरो होगी। जब करंट की वैल्यू जीरो होगी, इस रेजिस्टेंस में से भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो होगी और वोल्टेज ड्रॉप भी जो है वो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर, जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है लोड पे कोई वोल्टेज अपीयर नहीं होगी। दैट मीन्स फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस, there is no voltage across the load, R के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं, नो करंट विल फ्लो इन द सर्किट। नो करंट फ्लो इन द सर्किट मीन्स सप्लाई करंट आपका जीरो हो जाएगा, आपका जो डायोड करंट जो है वो सेम वही है, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जो लोड करंट है वो भी आपके पास जीरो रहेगा, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तीनों करंट सेम। अच्छा, अब ये वोल्टेज जो है कहाँ जाएगी, अब ये आपके पास दो रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज इन दो के दरमियान डिवाइड होने वाली नॉर्मली जो आपके आप वोल्टेज डिवीजन रूल है। तो चूंकि ये इन्फिनिटी है, ओपन सर्किट है, दैट मीन इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, तो सीरीज में जब भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है उसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होती है, तो इन्फिनिटी के क्रॉस जो है वो जो सारा का सारा वी एस है वो इस इन्फिनिटी वो उसके क्रॉस होगा, यहाँ पे वोल्टेज जीरो ही रहेगी, और ये हमने पहले भी कह दिया यहाँ पे वोल्टेज जीरो। तो सारी की सारी वोल्टेज इस पॉइंट पे होगी जहाँ पे डायोड लगा हुआ था, दैट मीन्स अक्रॉस द डायोड। तो ये वोल्टेज का इनपुट का साइकिल जो है उसी तरह अपीयर होगा अक्रॉस द डायोड। तो रिवर्स बायस में आपके पास डायोड जो है वो आपको सारा वोल्टेज अपीयर होगा, इस तरह ये जो है वो इसका ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा। तो जब नेक्स्ट साइकिल आएगा तो ये फिर दोबारा कंडक्ट करेगा, ये करंट भी फ्लो करेगा और डायोड के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में हम डायोड के आप रेक्टिफायर आपने बना लिया, तो हम कैसे जज करते हैं कि आइदर इट हैज अ गुड परफॉर्मेंस और बैड परफॉर्मेंस और in middle. So there are some defined parameters
जिनको हम जो है वो कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि हमने रेक्टिफायर कैसे बनाया। ओके, तो सबसे पहले आपने जो आपके पास जो पैरामीटर्स होते हैं ना, वोल्टेज और करंट, बेसिक पैरामीटर, इनकी कैलकुलेशन से आप बाकी पैरामीटर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने हर एक हमने पढ़ लिया कंप्यूटेशन में कि कैसे कंप्यूटेशंस करते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यूज कैसे निकालते हैं, इसको आप बहुत अच्छी तरह क्लियर अंडरस्टैंड करें। तो आप एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट फाइंड कर लें, फिर उससे पीडीसी फाइंड कर लें, फिर आउटपुट पे जो है आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस फाइंड कर लें और उससे पीएसी फाइंड कर लें। इन दोनों की रेशो से हम एक एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन एफिशिएंसी। ये नॉर्मल एफिशिएंसी से डिफरेंट होती है कंसिडर, इसलिए ये रेक्टिफिकेशन रेशो भी इसको कहते हैं। तो ये हम निकालते हैं। तो अगर आपका प्योर सिग्नल स्मूथ होगा, तो हमने लास्ट भी जिक्र किया था कि अगर आपका प्योर आउटपुट सिग्नल प्योर डीसी होगा, तो आपका वीडीसी और वीआरएमएस सेम होंगे, आईडीसी और आईआरएमएस सेम होंगे। क्लियरली ये देखें, अब ये इसकी आरएमएस वैल्यू है। अगर ये जितना जो है इसमें रिपल्स कम होते जाएंगे, ये उतना ही जो है वो आपके पास स्मूथ होता जाएगा। स्मूथ होता जाएगा तो आरएमएस वैल्यू और डीसी डीसी किसी भी डीसी सिग्नल प्योर डीसी का आरएमएस सेम होता है उस डीसी के। तो अब आप देखेंगे ये क्योंकि इसमें रिपल्स हैं जो हमने अभी निकाला, ये इसलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी बहुत रेयर है। तो ये जो है आपके पास ये देगा आपको रिपल्स देगा और आपके पास आरएमएस एसी करंट, एसी उसमें कंटेंट भी शामिल होगा आउटपुट में। तो जब एसी कंटेंट शामिल होगा तो वी आर एम एस और आई एम एस की वैल्यू वी डी सी और आई डी से डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये जो है आपके पास एक रेशियो डिफाइंड होगी जिसको हम कहेंगे पी डी सी और ओवर पी ए सी। आइडियली ये आपके पास वन हो, अगर हो इट्स मीन कि आपका आउटपुट पे कोई भी एसी कंपोनेंट या अल्टरनेटिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, प्योर डीसी आपके पास कंपोनेंट है। ठीक है, तो आपकी कन्वर्जन एफिशिएंसी 100%। ये अब आपके हमने दो कंपोनेंट्स होते हैं, आप आउटपुट पे हमने देखा। इसकी मैं वेव शेप आपके लिए ड्रॉ करता हूँ कि आपके पास नॉर्मली अभी जो हमने पढ़ा वो ऐसा सिग्नल था। ठीक है, इसको बाद में हम एक्टिव फैक्टर्स लगा के इसको हम स्मूथ करेंगे और आपके पास जो सिग्नल की शेप है वो ऐसी हो जाए। ठीक है, अब ये देखें, ये जो सिग्नल है आपके पास, इसमें ये एक ख़ास डीसी लेवल पे, ख़ास एक लेवल पे ये, अब नॉर्मली ये जो सिग्नल है इसका कोई डीसी लेवल नहीं। ठीक है, अब ये ख़ास डीसी लेवल पे ये सिग्नल जो है वो अल्टरनेटिंग है टाइम के साथ। ये लेवल इसका, ये इसमें इसको कहते हैं डीसी कंपोनेंट, डीसी वैल्यू इसकी। ठीक है, और जो ये अल्टरनेटिंग है इसको कहते हैं एसी कंपोनेंट। अगर इस सिग्नल को मैं एक और लाइन से रिप्रेजेंट कर, अगर ये सिग्नल जो है ये, अब इसमें रिपल ज़्यादा हैं बनस्पत रेड वाले। ठीक है, तो अब येलो में ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसका जो येलो है इसका एसी कंपोनेंट रिपल जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द रेड वन। और जो ब्लू है इसका रिपल फैक्टर या एसी कंपोनेंट ज़ीरो होगा। दैट मीन कि जो ब्लू का वी डी सी आई डी सी हैं वो सेम होंगे कॉरस्पॉन्डिंगली वी आर एम एस और आई आर एम एस के, पी डी सी और पी ए सी दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब है कन्वर्जन एफिशिएंसी 100% होगी। तो अब एसी कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं, ये डिफरेंस आपको बताता है। एसी कंपोनेंट जो है वो डिफरेंस होता है आरएमएस और स्क्वायर का और डीसी का स्क्वायर का, दोबारा उसका अंडर रूट ले लें, ये एसी कंपोनेंट आपको बताएगा। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। फॉर्म फैक्टर ये आउटपुट की शेप बताता है वोल्टेज की। ये रेशो होती है वी आर एम एस ओवर वी डी सी। वी आर एम एस कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है, वी डी सी को कैलकुलेट कर लें, फॉर्म फैक्टर आपके पास आ जाएगा। रिपल फैक्टर आपको बताता है कि रिपल कंटेंट किस तरह कितने ज़्यादा होंगे। जैसे अभी हमने लास्ट में देखा येलो में रिपल सबसे ज़्यादा है, तो रेड में और ब्लू में का सब मिनिमम है। तो वो वही देखें, वही वोल्टेजेस हैं वी आर एम एस और वी डी सी। वी ए सी और वी डी सी की रेशो से आप ये कैलकुलेट करते हैं। अगर ये दोनों सेम होंगे तो इट्स मीन जो है वो वी आर एम एस और वी डी सी सेम होंगे तो वन आएगा, वन माइनस वन
जो आपके पास ये 0 आ जाए। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हम डिफाइन करते हैं, पीटीसी आपने कैलकुलेट कर लिया डिवाइडेड बाय वीएस और आईएस। ये जो वीएस और आईएस आपके पास आरएमएस वोल्टेज और करंट होते हैं जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे होते हैं। दैट मीन ये जो है वो आपके इनपुट टू द आपके पास जो है वो ये रेक्टिफायर्स हैं। जैसे ये अभी मैं सिंपल एक रेक्टिफायर का सर्किट जो है वो ड्रॉ करता हूँ। ये तो ये हमने अभी जो पढ़ा है, तो यहाँ पे हमने ये सारा उसको एक सप्लाई के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका करंट है, और यहाँ पे वी एस और आई एस आप देखिए, ठीक है। और जो आपका जो एक और फैक्टर है डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर इज द कॉज ऑफ पाई, और पाई जो है वो आपके पास फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द इनपुट वोल्टेज और करंट है, ठीक है। पाई जो है एंगल है बिटवीन द फंडामेंटल। आपके पास क्योंकि ये स्विचिंग एक्शन हो रहा होता है इन सर्किट्स में, डायोड बार बार ऑन ऑफ, ये स्विचिंग एक्शन जो है ये एक रीज़न होते हैं हार्मोनिक्स का, ठीक है। तो आपका जो सप्लाई सिग्नल है जो प्योर नहीं रहता, बल्कि उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है, प्योर साइनोसाइडल नहीं रहता। जब डिस्टॉर्शन आ जाती है तो हम कहते हैं उसमें उनमें हार्मोनिक्स अवेलेबल है। हार्मोनिक्स अवेलेबल हमने पढ़ लिया जैसे कि इसकी कोई फ्रीक्वेंसी की कंपोनेंट्स कॉस कंपोनेंट्स आएंगे, और वो आपके पास जो है वो एक मैग्नीट्यूड के साथ आएंगे प्लस फंडामेंटल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हार्मोनिक फैक्टर जो है वो हम किसी भी इनपुट करंट की साइड पे जो हम देखते हैं वो कैलकुलेट होता है वैल्यू यूजिंग आई एस स्क्र माइनस आई वन स्क्र डिवाइड बाई आई वन स्क्र माइनस आई वन स्क्र। तो ये उसका जो है वो बेसिक जो है वो फार्मूला है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एस जो है ऑलरेडी देख लिया कि सप्लाई का करंट है, मैच करंट, जबकि आई वन जो है आई वन वो फंडामेंटल आर एम एस कंपोनेंट ऑफ द इनपुट करंट। तो आपने हार्मोनिक्स देखने के लिए अगर ये दोनों बराबर होंगे तो आपके पास दैट मीन्स हार्मोनिक फैक्टर 0 है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि कोई भी हार्मोनिक नहीं है जो फंडामेंटल कंपोनेंट है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम काम कर रहे हैं उसका करंट और सप्लाई करंट दोनों सेम वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स नो हार्मोनिक। जब हार्मोनिक्स होंगे तो इन दोनों में डिफरेंस होगा। पावर फैक्टर जो है वो आपको पता है कि क्या होता है कि ये आप कैलकुलेट करेंगे वी एस आई वन cos of phi divided by वी एस आई। तो ये बेसिकली ये एक्टिव पावर और अपरेंट पावर के फार्मूले से कैलकुलेट होता है। तो जो आपका फंडामेंटल कंपोनेंट होता है वही लोड को एक्टिव पावर डिलीवर करता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो एक्टिव पावर की कैलकुलेशन में आई वन को यूज़ किया, ठीक है। और प्योर साइनोसाइडल आई एस इज इक्वल टू आई वन, और पावर फैक्टर और डिस्प्लेसमेंट फैक्टर दोनों सेम होते हैं। तो क्रैश फैक्टर जो है वो हम क्या निकाल सकते हैं, इज आई एस पीक डिवाइडेड बाई आई एस। क्रैश फैक्टर स्पेसिफाइज द पीक करंट रेटिंग ऑफ a डिवाइस एंड कंपोनेंट। ये करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग की स्पेसिफिकेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप कैसे जो है वो क्रैश फैक्टर को देख के आप डिवाइस की सिलेक्शन की तरफ जाएँ, कितना करंट हैंडल कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है आइडियली आइडियली कन्वर्जन एफिशिएंसी 100%, एसी कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज 0, फॉर्म फैक्टर 1 होना चाहिए, रिपल फैक्टर 0 होना चाहिए, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 1, हार्मोनिक फैक्टर 0, और पावर फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए। ये आपके पास आइडियल केस है। अब हम इसकी जनरलाइज जो है वो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप कैसे जो है वो वैल्यूज़ को निकालेंगे जो अभी हमने स्टडी की है। तो आप डीसी की एवरेज वैल्यू के लिए आप ये एवरेज वैल्यू का फार्मूला है जो आप यूज़ करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं टाइम पीरियड। आप ये देखें इसका टाइम पीरियड है हमने यहाँ पे जो स्पेसिफाई किया 0 to 2 पाई, का टाइम पीरियड है 0 to 2 पाई। लेकिन आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो आपके पास 0 to पाई तो एग्जिस्ट करती है, जबकि 0 to 2 पाई टू 2 पाई एग्जिस्ट की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। तो ये आपके पास दो कंपोनेंट 0 to पाई, पाई टू 2 पाई होगा। तो पाई टू 2 पाई 0 है, तो आपके पास सिर्फ यही कैलकुलेशन में यूज होगा। और इसी तरह डीसी जो है V इक्वल टू आई आर से आप आई डी सी भी निकाल सकते हैं। इसी तरह आर एम एस वैल्यू, आर एम एस रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू, रूट मीन स्क्वेयर का क्या मतलब होता है, आप अपनी सिग्नल का स्क्वेयर लें, फिर उसका जो है वो रूट लें, सॉरी मीन लें, और फिर जो है उसका आप अंडर दी रूट लें, एक कंप्लीट टाइम पीरियड पे मीन लेंगे आप इसका, ठीक है। तो इससे जो कैलकुलेशन की वैल्यू आती है 0.5 वी, और ये जो एवरेज वैल्यू आती है 0.31। लेट्स सपोज अगर हम हमारा जो वी मैक्सिमम है, ये वी मैक्सिमम ये
अगर 10 वोल्ट हो, 10 वोल्ट तक जाए तो हमारा जो एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज होगी, एवरेज वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इस जगह पे आएगी 3 वोल्ट। ये आपके पास होगी 3 वोल्ट, एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज 3 वोल्ट। ठीक है, तो ये आप जो है वो इस तरह ये कैलकुलेट, अब आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। और आरएमएस वैल्यू देखिए, आरएमएस वैल्यू यहाँ पे 0.5 दी है, अगर इसी 10 के हिसाब से देखें तो ये 0.5 इंटू 10, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये थोड़ा सा ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, इससे ये 5 वोल्ट होगा। अब आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि 10 वोल्ट वीएन के साथ आपका 5 वोल्ट आरएमएस है और 3 वोल्ट जो है वो एवरेज वैल्यू है। जबकि ये देखें इसमें ये टाइम के साथ जो है ये पल्सेटिंग है। अब मैं ये सिग्नल जो है टाइम के साथ पल्सेटिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें डीसी कंपोनेंट भी अवेलेबल है और इसमें जो है वो हार्मोन रिपल्स भी है, एसी कंपोनेंट भी अवेलेबल है। तो अगर ये आपके पास एवरेज वैल्यू जिस टाइम पर डी इसमें 5 वोल्ट आ जाती, तो इसका मतलब है ये दोनों सेम हो जाते, तो इसमें कोई भी ऐसी कंपोनेंट नहीं होगा। अब ये एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो इसमें ये इसका मतलब ऐसी कंपोनेंट भी अवेलेबल होगा। बाकी फार्मूला सिंपल है, आप पीडीसी जो है वो वीडीसी आईडीसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वीडीसी आईडीसी और पीएसी वीआरएमएस आईआरएमएस से कैलकुलेट करें, ये आपके पास 40.5 एफिशिएंसी आएगी। आपके पास जो परसेंटेज है कि ये जो जस्ट जो है वो 40% जो है आपका कन्वर्जन एफिशिएंसी। फॉर्म फैक्टर वी आर एम एस वी डी सी आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ये सारे फार्मूलाज हमने देख ली। रिपल फैक्टर आपके पास फेवर रेक्टिफायर में ये आता है, जो आप कैलकुलेट करते हैं वी ए सी डिवाइडेड बाई वी डी सी, दोनों बराबर हों तो फिर जो है वो ये 0 होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो वी आर एम एस जो है वो आपने ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज, अब ट्रांसफार्मर क्या आपने ध्यान देखना है, चीज़ों को बहुत कंट्रोल के साथ करते हैं। ये 0 to 2 पाई है, पिछले हमने किया 0 to पाई। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पे आपके पास फुल वेव अभी आ रही है, प्योर साइनोसाइडल सिग्नल कह लें अगर हार्मोनिक्स में कंसिडर करते हैं। इसका जब आर एम एस निकालेंगे तो 0 to 2 पाई टाइम पीरियड पूरे पे करेंगे, उसका हमने 0 to पाई लिया क्योंकि वो ऐसा सिग्नल पाई से 2 पाई तक ये 0 था। आई एस की वैल्यू निकाल लें, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन करके आप कैलकुलेट कर। ठीक है, वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, आप ऑब्वियसली जितना आप प्राइमरी पे करंट और वोल्टेज को हैंडल कर रहे हैं, जो इनका प्रोडक्ट आपको एपरेंट पावर डिक्टेट करेगा। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा वी आई में होती है, वी आई वोल्ट एम्पियर में आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो डिसाइड करेंगे सप्लाई साइड पे कितने वोल्टेज और करंट ड्रॉ हो रहा है, उसकी आर एम एस वैल्यू जो है वो ड्रॉ होगी यूज होंगी, और उनके में आप वी आर एम एस और आई आर एम एस के लिए सेकेंडरी सप्लाई साइड पे वी एम को यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन पर। पीक इन्वर्स वोल्टेज जैसे हमने डायोड की रेटिंग में भी देखा, ये एक टिपिकल फैक्टर होता है। यहाँ पे ये देखें, ये डायोड को वोल्टेज बेयर करनी है। डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रैक्टिकल के लिए इसके बाद रिवर्स ब्रेकडाउन होता है किसी स्टेज पे जाके। अगर ये वोल्टेज यहाँ पे अगर ये पीक इन्वर्स वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए जो उसकी रेटेड वैल्यू से, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ह्यूज करंट फ्लो करेगा। ह्यूज करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब है कि ये करंट ऐसे भी फ्लो करेगा फिर। तो जो हमने अल्टरनेटिंग हटाना है, हमें अल्टरनेटिंग नहीं चाहिए, हमें यूनिडायरेक्शनल सिग्नल चाहिए। तो इसलिए जो है वो आपका रेक्टिफायर जो है वो फॉल्टी हो जाएगा, फॉल्ट कर जाएगा। तो आपने ये हमेशा देखना है कि जितनी आपको डायोड, आप ये डिपेंड करता है वी एम पे, सिंगल एक वोल्टेज को ये बियर कर रहा है, अक्रॉस डायोड अपीयर हो रही है। तो आपने जब भी अपनी कैलकुलेशन में देखना है तो आपने ये देखना है कि आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ तक जा रही है, उसी हिसाब से आपने डायोड की सिलेक्शन करनी है। ओके, दैट्स एग्जांपल। इस एग्जांपल को आपने क्लियरली समझना है। उसी तरह वही फार्मूलाज हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने इन चीज़ों में यहाँ पे नोटिंग क्या करनी है। स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, स्टेटमेंट जो वैल्यूज़ हैं उनको समझना।
अभी आपके पास तीन आ गई हैं, एक आ गया आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, एक आपके पास आ गया है आरएमएस वैल्यू, और एक आपके पास आ गया है एवरेज वैल्यू। ठीक है, इन ये तीनों वैल्यूज को आप तीनों के आपस में रिलेशंस को बहुत ध्यान के साथ देखें। और अब आपके पास दो टाइप के रिलेशंस बनेंगे। किस टाइप के? एक इस वेव के लिए जो हाफ वेव है, ठीक है, और एक इस वेव के लिए जो आप देखते हैं, इनकी दोनों की कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। तो अब आपने इन चीज़ों का बहुत ध्यान करना है कि आप जस्ट ये नहीं लिखेंगे कि वी आर एम एस इज इक्वल टू वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2, जो आपने इसके लिए पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने इसके लिए जो आर एम एस निकाला है वो देखें, इससे डिफरेंट, वो डिवाइडेड बाई 2 है, जस्ट √2 नहीं है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। कौन सी? आप ये देखें यहाँ पे ये वैल्यू जो गिवन है 120 वोल्ट आर एम एस गिवन है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं गिवन। तो फार्मूलाज में पीछे जो डेरिवेशन हैं उनमें मैक्सिमम आर एम एस दोनों यूज हैं। तो अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखते हुए ही देखिए, ये इसने एवरेज वैल्यू का फार्मूला लिखा है, और एवरेज वैल्यू में आपको पता है कि वी एम डिवाइडेड बाई पाई होती है, तो उसकी जगह पर उसने वी मैक्सिमम। अब मुझे वी मैक्सिमम चाहिए, तो वी मैक्सिमम का, और एसी साइड पे आपको वी मैक्सिमम और जो है वो वी मिनिमम क्या चाहिए। ठीक है, तो वी मैक्सिमम अब आप पहले सोर्स की साइड पे निकालेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये वी मैक्सिमम है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जब फार्मूला आपने यूज करना है, यहाँ पे ये देखना है कि ये वी 120 डिवाइडेड बाई 2, ये सोर्स का सिग्नल हमने फाइंड कर लिया कि ये मेरे पास सिग्नल है। क्लियर होगी बात? इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान देखना है, बहुत एहतियात के साथ इनको सॉल्व करना है कि आपने आर एम एस मैक्सिमम एवरेज। फिर अब आपके पास दूसरा है जो है एसी और डीसी। ठीक है, इन दोनों की डिफरेंस को भी आपने बहुत ध्यान के साथ कंसिडर करना है, कैलकुलेशंस करना है। ओके, तो अभी आपने आई नॉट जो है एवरेज लोड करना है। ठीक है, इसी तरह आर एम एस से या वी स्क्र डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू वी स्क्र डिवाइडेड बाई आर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं करंट वोल्टेजेस, ये आप आई स्क्र आर से भी कर सकते हैं, और आई और वी आई से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन आपने एक दफ़ा जो है वो ज़रूर रिपीट करनी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमने सीखी कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर में आपके पास हाफ ऑफ द इनपुट जो है वो कंडक्शन होती है हाफ साइकिल में, और आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर होती है, इसमें रिपल फैक्टर्स, हार्मोनिक फैक्टर्स, ए सी डी सी रेशो, ये सारी चीज़ें आपने स्टडी कर ली। इसकी एग्जांपल्स और भी एग्जांपल्स जो हैं वो आपने देखना है, इसको आपने कोशिश करें कि मेथड पे जो है वो आप इसको सिमुलेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। We will study next time with RLO, send the rectifier with RLO.